हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्जामिनेशंस का डेट आ चुका है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ एनटीए ने एग्जामिनेशंस का भी डेट दे रखा है। हमारे चैनल में इसका अनाउंसमेंट भी ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, आपको तो पहले से पता चल ही चुका होगा। तो अभी फिलहाल आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, जो भी आप पढ़े हो उसके रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। तो आगे लेकर के चलते हैं जिसमें थोड़ा सा चैप्टर्स में चेंजेस होगा। ठीक है, चैप्टर्स में क्या क्या चेंजेस होगा, तो चैप्टर कुछ इस तरीके से चेंज होगा। आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा क्या होगा, वो चैप्टर हमारा होगा प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा चैप्टर होगा, प्रोडक्शन फंक्शन। तो सर सबसे पहले बताइए प्रोडक्शन होता क्या है। बताने का तो जरूरत नहीं है, आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, बट चलिए एक ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं। प्रोडक्शन प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी चीज का उपयोगिता प्रदान करना। सर इतना डिफिकल्ट वर्ड्स में आप बता रहे हो, ये तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। चलो मैं लिखता हूं थोड़ा थोड़ा। प्रोडक्शन, ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहले प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। सर प्रोडक्शन क्या होता है, सर प्रोडक्शन वो एक प्रोसेस है जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सर प्रोडक्शन वो एक प्रोसेस है जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एक प्रोसेस है। सर प्रोडक्शन मींस व्हाट, कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल तो किसमें कन्वर्ट कर देना है, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देना है, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें बहुत सारी चीज छोड़ छोड़ करके, या इसमें हम बहुत सारे लिमिटेशंस मतलब गलतियां बहुत सारी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्शन का एकमात्र मीनिंग जो हम लोग लिखना चाहिए वो क्या होगा, प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी को क्रिएट करना। यूटिलिटी मीन्स व्हाट, उपयोगिता प्रदान करना। किसी भी चीज का उपयोगिता प्रदान करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब सर प्रोडक्शन में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सर प्रोडक्शन फंक्शंस में जनरली हम लोग 4 फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। क्या क्या जानते हैं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग 2 चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। क्या, एक हो गया लैंड, एक हो गया आपका कैपिटल। ठीक है, चलिए यहां पे सर कुछ कुछ और चीज भी डिस्कस करेंगे क्या। जी हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग यहाँ पे आज मे बी आज की क्लास में नहीं वहां तक पहुंच पाए, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, आइसो क्वांट कर्व। सर आइसो क्वांट कर्व, आइसो मींस व्हाट, क्वांट मींस व्हाट, तो ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइसो क्वांट कर्व हो गया। आइसो क्वांट कर्व में थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि वो इंडिफरेंस कर्व के जैसा ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट जो कि पुराने कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है, एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस तो आपने पढ़ रखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है सर, ये भी हम बताएंगे कि लैंड में कितना चेंज करने से प्रोडक्शन को कितना, सॉरी एक फैक्टर के कितने चेंज होने से दूसरे फैक्टर में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा इलास्टिक होगा, कौन सा इनइलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब सर याद है, हाँ इलास्टिक मींस चेंज, इनइलास्टिक मींस नो चेंज। चलिए आते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे हम लोग ब्लैंक पेज में भी आएंगे, अभी थोड़ा सा पीडीएफ पे आते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स पे देखते हैं। नोट्स पे वही सारा चीज लिखा होगा कि जब कोई हम इनपुट, ठीक है, जब इनपुट को हम लोग फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज आवर प्रोडक्शन, दैट इज आवर व्हाट, प्रोडक्शन। ठीक है सर, देखते हैं यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है क्या, वही चीज होगा। प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट का एक रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ द टेक्निकल नॉलेज। अब देखो, अगर एज ए रैशनल हम लोग कंज्यूमर का बात करते हैं तो रैशनल प्रोड्यूसर नहीं होता है क्या, प्रोड्यूसर भी रैशनल होता है।
तो वो यहाँ पे क्या सोचेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो भैया जब तक आप रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, रिसोर्सेस का जितना हो सके उतना यूज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक यहाँ पे क्या होगा, आपका रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा। जहां रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा वहां पे आपका फिनिश्ड गुड कम कम ही आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना है, ठीक है। The output takes the form of volume of goods or services and the input are the different factor of production। कौन सा डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 के बारे में बताए थे, हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशंस दिया हुआ है तो डेफिनेशंस को क्या करना है, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए चलो मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्शन फंक्शन बताता हूं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन में आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि सारे फैक्टर्स को जोड़ करके, सारे फैक्टर्स को जोड़ करके, तो सर कौन कौन से फैक्टर्स को जोड़ करके, सपोज दैट प्रोडक्शन फंक्शन में हम कहा यहां पे आ गया, देखो द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म कैन बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में सोचेंगे। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, यहाँ पे दो पीरियड होता है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या हम लोग वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। वो कौन सा वेरिएबल? पहले शॉर्ट टर्म वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बताएं कि 2 फैक्टर्स का बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म का, ठीक है, शॉर्ट टर्म का, तो इसमें हम जनरली बात करेंगे 2 का। एक हो गया आपका लेबर, ठीक है, एक हो गया आपका सपोज दैट कैपिटल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेबर का चेंज करेंगे, लेबर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल में चेंज देखने को मिलेगा लेकिन दूसरे वेरिएबल में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म का बात करें। लेकिन लॉन्ग टर्म में जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। लॉन्ग टर्म में जो भी फैक्टर्स होंगे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, आपके वेरिएबल होंगे। क्यों सर? तो लॉन्ग टर्म में है, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो है उसी में काम करेंगे, हमको उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस करते रहना होगा, चेंजेस करते रहना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। चलो, लेकिन शॉर्ट टर्म जो कि विद इन अ ईयर होता है उसमें हम चेंजेस बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो यही चीज लिखा हुआ है, शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम which is too short for a firm to install a new capital equipment to increase the production। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या फिर शॉर्ट रन में हम लोग क्या तुरंत मशीन खरीद के लाए, तुरंत सेटअप कर लिए? नहीं भैया, उसके लिए बहुत पैसे का जरूरत पड़ता है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स का जरूरत पड़ता है। अगर हम उसको सेटअप करेंगे तो फिर हमको उसके लिए प्रोडक्शन कुछ दिन तक रोकना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म पीरियड में ये संभव नहीं है। लेकिन it implies that capital is a fixed factor in a short run and the production function is studied by holding the quantities of a capital fixed while varying the number of the other factors land, labor, raw material etc. symbolically। अगर इसको हम प्रेजेंट करें तो लेबर को किस चीज में दिखा रहे हैं, के में, वेट थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, हाँ, लेबर को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एल में, एंड रॉ मटेरियल कैन बी सीन इन के, ठीक है। चलिए, This is done when the law of variable proportion is derived। तो जब law of variable proportion, जब हम शॉर्ट टर्म का बात करें तो शॉर्ट टर्म में हम किसको पढ़ेंगे, law of variable proportion का पढ़ेंगे, ठीक है। law of variable proportion को बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, बोलो बोलो, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्केल। यहां पे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स टू स्केल, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या फिर इकोनॉमिक्स टू स्केल। तो सर यहां पे सिर्फ इकोनॉमी ही होगा क्या, इकोनॉमिक्स ही होगा? नहीं भैया, कांस्टेंट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये तीनों चीज देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है। चलो एजम्पशंस आ गए, एजम्पशंस फिर से हमारे पास, द प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। यहां पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, टाइम, टेक्नोलॉजी विल बी रिमेन कांस्टेंट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी विल बी रिमेन कांस्टेंट। यू कैन राइट टीटी, टीटी भैया हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये एजम्पशंस है। देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है,
कि इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम विल बी नो चेंज, पर्टिकुलर टाइम पीरियड का बात करेगा, ठीक है। द टेक्निकल नॉलेज ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम रिमेन कांस्टेंट, और टेक्नोलॉजी होगा वो उस समय कांस्टेंट होगा। तो एजम्पशंस का मतलब क्या है, वो एज्यूम कर लेना है, अगर वो चेंजेस देखने को मिला दैट मींस ये सिचुएशन वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। द प्रोड्यूसर्स इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल, और प्रोड्यूसर जो होगा ना, जो बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल होगा उसका वो क्या करेगा, यूज करेगा। चलिए ठीक है, ये था आपका एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है सर। एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डॉगलस दो लोगों ने मिलकर के दे रखा है, ये दो लोग बहुत उधम मचाए हैं। इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इवनिंग शिफ्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था वो कॉब डॉगलस से ये क्वेश्चन था, क्या था कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा था, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा था और वो बताया था कि मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि इज इक्वल टू 1 है। तो सर थोड़ा सा बताओगे क्या, थोड़ा सा समझना है इस चीज को। अगर बस यहां पे थोड़ा सा देखोगे मोर देन 1 होगा तो दैट मीन्स कौन सा सिचुएशन, प्रॉफिट। सर इज इक्वल टू 1 होगा दैट मीन्स कौन सा सिचुएशन, कांस्टेंट। सर लेस देन 1 होगा दैट मीन्स विच सिचुएशन, लॉस। सर इजी टर्म में तो समझा दिए, एग्जाम में ही आता है क्या, बिल्कुल यही आएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा चीजों को ना थोड़ा सा टेक्निकल रहना जरूरी होता है, क्योंकि इजी हम लोग को करना काम है। टेक्निकल देखो होता क्या है कि वहां पे तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, तो फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला को पहले समझोगे तब तो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अ फेमस A famous statistical production function is Cobb-Douglas production function. Paul H. Douglas and C. W. Cobb of USA studied the production function of the American manufacturing industries. एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में था जहां पे इन लोगों ने इस चीज के बारे में स्टडी कर रखा था। तो भैया कहीं पे भी पढ़ो, हमको मतलब नहीं है, फॉर्मूला सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म द प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज ऑन द इंडिविजुअल फॉर्म, नॉट, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शंस, हाँ ये आपका थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, ठीक है। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को Q इज इक्वल टू KL टू द पावर A और 1 माइनस A, लेकिन यहाँ पे A का वैल्यू पता होगा तब ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ट्राई करूंगा कि एक दो क्वेश्चंस प्रोडक्शन फंक्शन का मैं लेकर के आ जाऊं, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अगर डिस्कस हो जाता है इस क्लास में तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है। वेयर देखो यहाँ पे फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया गया, वेयर Q इज द आउटपुट, Q क्या है आपका आउटपुट है, L इज द क्वांटिटी ऑफ ए लेबर, L क्या है लेबर है, एंड C इज द क्वांटिटी ऑफ ए कैपिटल, C क्या है आपका कैपिटल है, ठीक है। और K एंड A आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब वो एक नंबर से K तो कांस्टेंट ही होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो द कंक्लूजन ड्रॉन from its famous statistical study is that labor contributed about 3/4 and capital contributed 1/4 increase in the manufacturing production. चलो थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। लेबर कितना कर रहा है 3/4 और कैपिटल से कितना हो रहा है मशीन से 1/4, मिला करके कितना हुआ 4/4, दैट मीन्स व्हाट 1 मीन्स व्हाट कांस्टेंट, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा होगा तब क्या होगा, अगर मोर देन 1 होगा तो क्या होगा प्रॉफिट, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा लॉस। वही चीज को ऊपर पढ़े थे क्या, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन जरूर लेकर के आऊंगा, ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जरूर लेकर के आऊंगा, एक दो क्वेश्चन तो जरूर लेके आऊं, जो एटलीस्ट जो पिछले एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन में जरूर लेके आऊं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। किसका बात करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ रखा होगा, ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा होगा। आई थिंक पीजी में भी नहीं, पीजी में शायद नहीं है उतना डिफाइन जितना 11 क्लास में है, 12 क्लास में है।
तो चलिए, मे बी आप अगर भूल गए होंगे तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपने मॉक लगाया होगा पिछले क्वेश्चंस का तो आपको ये टॉपिक देखने को सॉरी जरूर मिलेगा। लॉ ऑफ वेरिएट प्रोपोर्शन। Before discussing this law, it would be appropriate to understand the meaning of the total product, average product, and marginal product. सर मेरे बच्चों को ये बात ऑलरेडी पता है। तो TP, AP, MP. TP means what? Total product. AP means what? Average product. MP means what? Marginal product. सर AP एवरेज निकालते हैं क्या? काइंड ऑफ एवरेज ही निकालते हैं, नाम होगा तो। मार्जिनल सर 1 यूनिट का एडिशन करते हैं क्या? बिल्कुल, क्या करते हैं उसमें? 1 यूनिट का एडिशन करते हैं। टोटल, टोटल तो अपने आप में टोटल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें, यहां पे देखते हैं एक स्केड्यूल हमने ले रखा है, वो स्केड्यूल को आप देखो पहले, ठीक है। सपोज दैट पहले आपको दे रखा है क्या? क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेबर का क्वांटिटी दे रखा है, फिर दे रखा है टोटल प्रोडक्ट, फिर एवरेज प्रोडक्ट, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट। सर एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं तो याद आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है भाई? वो कॉन्सेप्ट ये था कि इसी में पढ़ना था क्या? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर डिक्लाइनिंग, इसी में पढ़ना था क्या? सर ये वाला बोल रहे हो क्या आप? एक बार दिखाते हैं, शायद आपको याद आ जाए। दिस इज कॉल्ड टीपी, दिस इज कॉल्ड AP, and this is called MP, ठीक है। सर मार्जिनल प्रोडक्ट सर नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल। AP कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। TP कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। चलो आते हैं स्केड्यूल पे। सर देखो स्केड्यूल थोड़ा सा मेरे को बता दो। देखो जब हम एक लेबर का यूज कर रहे थे, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना था? 2, एवरेज प्रोडक्ट कितना था? 3, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था? 4। सर अभी भी लेबर का क्वांटिटी 1 ही है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? वेट दैट वाज द कॉलम नंबर, जस्ट अ सेक, वेट दैट इज द कॉलम नंबर। हाँ, जब लेबर हमारे पास कितना था? 1 था, तो हम कितना टोटल प्रोडक्शन कर रहे थे? 100। एपी कितना था? 100। एमपी कितना था? 100। लेकिन सर जब लेबर हम 2 कर दिए तो टीपी मेरा कितना हो गया? 210। एपी कितना हो गया? 105। एमपी कितना हो गया? 110। तो देखो यहाँ पे पहले क्या होगा ना, टीपी देखो ध्यान से, टीपी का फिगर 100 से 210, फिर 330, फिर 440, फिर 520, फिर 600, फिर 670, 720, 750, धीरे धीरे हो गया, फिर 760 और धीरे हो गया, फिर 740। तो जहां 740 हुआ ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। और फिर यहां से ये क्या करने लगा? डिक्लाइन करने लगा। तो सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे टीपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे पीक पे होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सर एपी। सर एपी 0 हो सकता है क्या? एपी एवरेज है भैया, एवरेज कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एवरेज मतलब ना इधर का ना उधर का, ही इज अ मिडिल पर्सन, ठीक है। चलो एवरेज में देखते हैं। 100 था सर, 100 से 105 किया, फिर 110 किया, फिर 110, ये क्या हो गया? रुक गया सर इस जगह पे। हाँ, रुकने के बाद क्या होगा? कम होने लगेगा। देखो कम होते होते 100, 97, 95.7, 90, 83.3, 76, 67.2, तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। बट एपी विल नेवर 0, ठीक है। एपी विल नेवर 0। अब आते हैं किस पे? एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले 100, फिर 10 से बढ़ाएं, फिर 120, फिर 110। सर यहां से घटने लगा, घटते जाओ घटते जाओ घटते जाओ घटते जाओ घटते जाओ घटते जाओ, सर माइनस में पहुंच गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? देखो आप किसी भी चीज का एक एग्जांपल जो हम लोग आइसक्रीम का ले रखे थे, सपोज दैट जब हम लोग स्टार्टिंग में आइसक्रीम खाते हैं तो हमको लगा कि हम 4 आइसक्रीम खा लेंगे। भाई चलो एक के बाद बैक टू बैक मैंने 4 आइसक्रीम खा लिया, चलो 5 भी मैंने खा लिया, 6 भी खा लिया। 7वां खाने खाते खाते मेरे को लगा कि अब मेरा मुंह का हाल बुरा हो गया। 8वां खाते खाते मेरा पेट का हाल बुरा हो गया, और 9वां खाते खाते मेरा पेट और मुंह का हाल दोनों बुरा हो गया।
और जैसे मैंने 10th को मुंह में लगाया, मैंने सारे चीज को बाहर निकाल डाला। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा यूटिलिटी घटते जाता है। तो जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उस प्रोडक्ट के प्रति आपका क्या होगा, उपयोगिता घटते हुए जाएगा, और घटते घटते एक समय नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर, चलो ये था आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। देख लेते लिखा हुआ क्या है, एवरेज प्रोडक्ट इज अ टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट, वही चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, चलो अब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सर रिलेशनशिप पढ़ाने से पहले आप मेरे को पिक्चर दिखा दोगे क्या? चलो देखते हैं पिक्चर। चलो पिक्चर को बहुत अच्छे से देखना, पिक्चर से ही आपका क्या हो जाएगा ना, ये जो डायग्राम जो बना रखा है, इस डायग्राम से ही सारा रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, स्केड्यूल तो दिमाग में रखना पड़ता है, नहीं ऐसे ऐसे बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। अरे छोड़ो ना स्केड्यूल यार, जब हम ग्राफ से समझ सकते तो फिर स्केड्यूल से क्या मतलब है। ठीक है, चलो ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ तो जो अभी आप बता रहे थे वैसे ही था। ठीक है, ग्राफ वैसे ही था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। आखिरकार हम लोग को नेट क्वालिफाई करना है यार, नेट सॉरी नेट विथ जेआरएफ। चलो, and please if you like our efforts, do subscribe the channel and also like the session and please do comment also। ठीक है, चलो देखिए यहां पे ये है आपका क्या, आउटपुट, ये है आपका क्या, ये तो पिक्चर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर्स, कितना कितना अमाउंट लग रहा है। तो चलो अमाउंट अमाउंट वो सब भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि टीपी स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, करते 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 यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मींस व्हाट, द मैक्सिमम। इस जगह पे क्या है, वो मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ऊंचा वो नहीं जाएगा, और इसी सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो क्या होगा, घटने लगेगा, फॉल करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, देखो इस सैचुरेशन पॉइंट के नीचे वो क्या करने लगा, डिक्लाइन करने लगा। ठीक है सर, सर तो अगर टीपी जब मैक्सिमम था तो सर एपी क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था। एमपी क्या कर रहा था, तो सर एमपी को तो जीरो में पहुंचा दिए थे। When TP is in maximum, MP is 0। लिखते हैं ये वाला, देखो अभी कैसे होगा। When TP is in maximum, MP is what, 0। ठीक है, MP क्या है आपका, 0 हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं। सर जब टीपी इंक्रीज ही कर रहा था, ठीक है, वो इंक्रीज ही कर रहा था, एमपी और एपी इक्वल हो गया था। ठीक है, एमपी और एपी क्या था, इक्वल था, और एपी अपने मैक्सिमम में था। एपी क्या था, नंबर 2 लिख लो, व्हेन एपी इज इन मैक्सिमम, टीपी is still increasing। ठीक है, टीपी अभी भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इन डिमिनिशिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद जब टीपी फॉल करने लगा, When TP start falling, ठीक है, आप क्या देखोगे ना, जब TP डिक्लाइन कर रहा है, AP इज नेगेटिव, सॉरी MP इज नेगेटिव, माफ कीजिएगा। When TP start falling, MP is what नेगेटिव। एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है,
चलिए सर ये रिलेशनशिप कितना इजी था, तो वो उसी चीज को उस पे लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने पहले बोला पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं और ग्राफ के बाद फिर रिलेशनशिप को आएंगे। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप यही लिखा हुआ है क्या सर, एक बार आप पढ़ लेना, बट वैसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट उतना। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चलो रिलेशनशिप वही है जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इसका 3 स्टेजेस को हम लोग को पढ़ना है। एक होगा इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, पहला हमारा क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न और तीसरा नेगेटिव रिटर्न। कहां गया नेगेटिव रिटर्न। आज ये तीनों रिटर्न के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो ये स्टेज में क्या होता है ना, देखो ये जो मैं आपको ग्राफ समझाया हूं बिल्कुल उसके थ्रू ये इजी लगने वाला है। इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट अपॉन अप टू अ पॉइंट, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेस एंड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट करस्पॉन्डिंग। देखो मार्जिनल मैक्सिमम पहुंचा था, हाँ सर, ठीक है, फिर बोला है टू एफ द एवरेज प्रोडक्ट गोज ऑन राइजिंग। देखो एफ तक क्या हुआ था ना, एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ था, राइज किया था। देखो एफ तक, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको आगे समझाते हैं। तो फ्रॉम पॉइंट एफ ऑनवर्ड्स ड्यूरिंग द स्टेज 1 द टोटल प्रोडक्ट गोज ऑन राइजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। लेकिन एफ के ऊपर जो हो जाएगा ना वो आगे तो बढ़ेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट में, धीरे 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 करके बढ़ेगा। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स बट इज पॉजिटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट वहां से क्या होगा, गिरने लगेगा लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा अभी भी। तो यहां से स्टेज 1 एंड होता है। तो वेयर द एपी कर्व रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। देखो एपी अपना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। देखो एपी जहां पे, देखो एपी अपना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। तो सब कुछ ग्राफ से ही रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलो लॉ का एक्सप्लेनेशन को एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप देख लेना, इसको एक बार रीड कर लेना। आगे देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है सर, नेगेटिव टाइप से होता है क्या? अरे नेगेटिव टाइप से नहीं बोल सकते हम लोग कि धीरे धीरे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे आगे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन सेकंड स्टेज टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम। तो देखो पॉइंट एच तक पहुंचने के लिए, देखो जहां पे पॉइंट एच है यहां तक पहुंचने के लिए ये बहुत धीरे धीरे चींटी का चाल चल रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, इसी को बोलेंगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे। नेगेटिव नहीं है भैया, नेगेटिव मींस व्हाट, नेगेटिव मींस दैट कि वो फॉल, मतलब क्या बोलते हैं, जीरो से नीचे आने लगा। लेकिन जब आप बात कर रहे हो डिमिनिशिंग रिटर्न का तो वो डिक्लाइन जरूर करेगा वहां से, सॉरी जब आप बात करोगे डिमिनिशिंग रिटर्न का तो डिमिनिशिंग रिटर्न में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन आप देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। फिर लास्ट नेगेटिव रिटर्न। तो थर्ड स्टेज क्या था, नेगेटिव रिटर्न का था। तो देखो यहां पे इसको हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बार क्लासिफाई कर दे रहे हैं। तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न फर्स्ट स्टेज, दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न second stage, and the last stage is negative return। ठीक है, तो लास्ट स्टेज वो क्या है, नेगेटिव रिटर्न, जहां पे एमपी हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव होते जा रहा है। ठीक है, चलिए याद रखोगे एपी कभी भी जीरो नहीं होता है ना, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो ये लास्ट पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास का वाइंड अप कर देंगे। यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस, total product declines, MP is negative, average product, wait in the stage 3 total product declines, MP is negative, average product is diminishing। देखो AP और TP आपका फॉल करेगा लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, लेकिन MP आपका थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल आप वही आइसक्रीम वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दे रखा था उसको आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
This stage is called the stage of negative return since the marginal product of the variable factor is negative during this stage. तो इस स्टेज में आपको क्या दे रहा है, वो नेगेटिव रिटर्न देने लग रहा है, मतलब कि वही आइसक्रीम खा करके फिर बाहर निकल जाना, दैट इज नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, रिटर्न टू स्केल में। ठीक है, रिटर्न टू स्केल में क्या कर रहे थे हम लोग देख रहे थे कि रिटर्न टू स्केल में कैसे इंक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस का जब भी हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा जो है आप ऊपर का एक बार इसको गो थ्रू हो लेना। ठीक है, चलो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। रिटर्न टू स्केल में भी कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इफ इंक्रीज ऑल द फैक्टर्स, अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर सेम प्रोपोर्शन में सारे फैक्टर्स को बढ़ाते हैं और हमारा जो रिटर्न भी है वो भी सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है, तो दैट इज रिटर्न टू स्केल्स आर सेड टू बी कांस्टेंट। मतलब जितने प्रोपोर्शन से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को डाल रहे हैं, उतनी ही प्रोपोर्शन से हमारा आउटपुट भी निकल रहा है, दैट मींस इट इज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेम हो रहा है। ठीक है, थस इफ अ डबलिंग और ट्रिपलिंग ऑफ ऑल द फैक्टर्स causes the doubling or tripling of all the outputs return to the scale are constant, but if increase in all the factors lead to more than the proportionate increase in output। तो अगर देखो एक कांस्टेंट में था कि दोनों हम लोग सेम टर्म में कर रहे थे, सेम प्रोपोर्शन में कर रहे थे, वो कांस्टेंट का सिचुएशन हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर सारे फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, जितने से हम प्रोपोर्शन को, जितने फैक्टर्स से हम जितने प्रोपोर्शन फैक्टर्स को जितने प्रोपोर्शन से हम बढ़ा रहे हैं उससे डबल या ट्रिपल मेरा क्या हो रहा है, आउटपुट अगर बढ़ जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में उसको हम क्या बोलेंगे, वो कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न। और इंक्रीजिंग रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, thus if all factors are doubled and the output increases more than double then the return of scales are said to be increasing। जो चीज अभी हम बोले उसी को increasing बोलेंगे। On the other hand if all factors lead to less than proportionate increase in output return of scales are decreasing। अब हम जितना से बढ़ा रहे हैं उससे कम आउटपुट निकल रहा है, तो that is what return to scale are decreasing। ठीक है, क्या होगा, वो डिक्रीजिंग में हो जाएगा। ठीक है, चलो ये था आपका रिटर्न टू स्केल। और रिटर्न टू स्केल में और आगे कुछ है नहीं, यही चीज को एक एक करके कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एक चीज लास्ट बचा था जो हमने लास्ट में डाल रखा था, एक बार देख लोगे, कॉप डॉगलस का प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि बहुत इजी है। व्हेन ये एग्जाम में पूछा था, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, व्हेन a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, जब a प्लस बी 1 से ज्यादा होगा, मतलब a को मान लो, कोई एक फैक्टर मान लो जहां पे है 0.8, ठीक है, और b एक फैक्टर है जो कि आपका 0.3, ठीक है, तो जोड़ करके क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। यस सर, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1.1, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। तो जब भी आपका देखो एक बार, इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन यूज ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स के बारे में बात किया, एक लैंड और एक लेबर, लेबर और एक कैपिटल। ठीक है, और जब यहाँ पे दोनों अगर इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब कि अगर दो फैक्टर्स को जोड़ने से हमारा क्या हो जा रहा है, रिटर्न जो है हमारा कांस्टेंट आ रहा है, मतलब 1 के बराबर आ रहा है, दैट मींस दैट इज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। रिजल्ट दैट इज द आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शंस इन व्हिच फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड। लास्ट सर, अगर a प्लस बी अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दैट इज आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेबर एंड कैपिटल। तो जितना लेबर एंड कैपिटल हम चेंज कर रहे हैं या फिर उसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं, उससे कम चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब इनपुट हम ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, आउटपुट कम देखने को मिल रहा है। तो दैट इज द होल क्रक्स ऑफ कॉप डॉगलस थ्योरी प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।